हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। स्वागत करता हूं आपका जेआईबी पीवीबी एमसीक्यू पावर डोज में। डेली दोस्तों हम लोग एक यूनिट को कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज फॉर्मेट में, केस स्टडी फॉर्मेट में, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, यानी सब तरह के फॉर्मेट को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज हम लोग का डिस्कशन होगा यूनिट नंबर 2 पे, जो कि बेस्ड है एएमएल केवाईसी गाइडलाइन फॉर पीपीबी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस डिस्कशन को। आप इसे मॉक टेस्ट की तरह लीजिए। आपने पीपीबी यूनिट 2 को जरूर कवर किया होगा, तो देखिए किस प्रकार का सवाल एग्जामिनेशन में बन रहा है, आजकल का करंट पैटर्न क्या चल रहा है। तो आप देख पाएंगे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक है, क्या वो करंट पैटर्न को मैच कर रहा है, और यदि नहीं मैच कर रहा है तो फिर दोस्तों उसको कैसे इक्वल किया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले केस स्टडीज के साथ। पहला केस स्टडी आपकी स्क्रीन पर है। बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि देखिए एलेना एक हाई एंड इलीगल गैमलिंग रिंग चलाती है जो कि $50,000 कैश जनरेट करता है प्रत्येक वीक। ठीक है, हाई एंड इलीगल गैमलिंग रिंग चलाती है, राइट। अब दोस्तों क्या है कि इलीगल गैमलिंग रिंग चला रहा है और हर हफ्ते $50,000 कैश कमा रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि इतना सारा ब्लैक कैश डायरेक्टली बैंक में डाल दो तो रेड फ्लैग आ जाता है ना। सीधा पूरा बैंक में डाल दे तो रेड फ्लैग आ जाएगा। तो इस पैसे को हाइड करने के लिए वो बहुत सारे एसोसिएट को हायर करने लगी कि वो अलग अलग बैंक ब्रांच जाए, छोटे छोटे अमाउंट जो $10,000 के अंदर है वो डिपॉजिट करें, राइट, ताकि जो है करेंसी रिपोर्ट ना आए। और एक बार बैंक में चला गया पैसा तो एलेना उन सभी फंड को यूज कर रही है सीरीज ऑफ डिजिटल करेंसी के लिए, मल्टीपल ऑफशोर सेल कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, उनके बीच में ट्रांसफर कर रही है, और बहुत सारा फाइन आर्ट जो है ऑक्शन के माध्यम से खरीद रही है। और एलेना ने क्या किया, आर्ट वर्क को लेजिटिमेट गैलरी को बेच दिया। तो जो पैसा आया उससे लग्जरी बुटीक होटल खरीद लिया अपने नाम पे, और ये क्लेम कर रही है कि होटल जो है उसके सक्सेसफुल आर्ट इन्वेस्टमेंट से आया है। मतलब कि उसने क्या किया, सबसे पहले कि जो पैसा उसने ऑफशोर बैंकिंग में ऑफशोर सेल कंपनी के बीच में ट्रांसफर किया, उससे आर्ट खरीदा, आर्ट को उसने बेचकर जो है फिर एक लग्जरी होटल खरीदा। तो ये चीज है। तो अब सवाल ये कर रहा है कि इन दिस केस स्टडी है, तो ये जो आपके सामने सिचुएशन है, राइट, तो इस सिचुएशन में कौन सा स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एलेना परफॉर्म कर रही है, जब वो फंड को ऑफशोर सेल कंपनी के बीच में ट्रांसफर कर रही है और फिर सेल और खरीद रही है, बेच रही है फाइन आर्ट, ताकि ऑरिजिन ऑफ मनी को हाइड कर सके। आपको पता होगा कि ये सब स्टेजेस होते हैं। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। ऑप्शन दे रखा है प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन, लेयर्स। देखिए सबसे पहले इस पार्टिकुलर केस में हम लोग देखें तो देर आर सर्टेन स्टेप्स, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है दोस्तों, एलेना की स्टोरी देख रहे हैं जो एक इलीगल गैमलिंग रिंग चला रही है, हर हफ्ते $50,000 कैश कमा रही है। तो आपको पता होगा दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट यानी कि उसने आपने लोन को भेजा कि वो छोटे छोटे अमाउंट यानी 10,000 से कम अलग अलग बैंक ब्रांचेस में डिपॉजिट करें। उसने अपने लोगों को भेजा, राइट। लोगों को क्यों भेजा, कि वो जो है 10,000 छोटे छोटे अमाउंट जो है बैंक में कलेक्ट कर, बैंक में डिपॉजिट करे। इससे क्या होता है कि जो हमारा एसटीआर है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग है, ये ट्रिगर ही नहीं होगी। तो इसी को कहा जाता है प्लेसमेंट। तो आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि प्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेज आता है, ठीक है, वो होता है हमारा लेयरिंग। सेकेंड स्टेज आता है हमारा लेयरिंग। तो दोस्तों ये क्या होगा कि देखिए क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि कौन सा ऐसा स्टेज है जब एलेना सेल कंपनी यूज करती है, डिजिटल करेंसी खरीदती है और आर्ट परचेज करके सेल करती है, ताकि पैसा का असली सोर्स छुप जाए। तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं लेयरिंग, और यही हमारा सही जवाब है इस क्वेश्चन का। देखिए लेयरिंग को समझते हैं बहुत आसान भाषा में। लेयरिंग का मतलब यही होता है कि पैसा को इतना घुमाओ, राइट, पैसा को इतना घुमाओ, इतना फिराओ कि ट्रेल कंफ्यूज हो जाए, ट्रायल जो है वो क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, राइट। मतलब कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाए, फिर तीसरी जगह जाए, फिर डिजिटल करेंसी, फिर आर्ट, फिर ऑक्शन, ताकि कोई समझ ही नहीं जा सके कि असली सोर्स क्या था, है ना। तो वही कर रही है ना ये। पहले क्या कर रही है कि पहले डिजिटल करेंसी में डाली, फिर आर्ट में डाली, फिर ऑक्शन की, राइट, ताकि नोबडी कैन अंडरस्टैंड कि असली सोर्स क्या है। एलेना एग्जैक्टली वही कर रही है। पहले क्या कर रही है, देखिए आप यहाँ पे, पहले वो ऑफसेल सेल कंपनी में पैसा ट्रांसफर की, फिर डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट की। देखिए वही हो रहा है ना, पहले ऑफसेल सेल कंपनी में पैसा डाली, फिर डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट की, फिर फाइन आर्ट खरीद के एनोनिमस ऑक्शन में किया, फिर कहा कि फिर सेल करके पैसे को बिल्कुल क्लीन दिखाया। यानी कि दोस्तों सिस्टम में कॉम्प्लेक्स लेयर ऐड हो रही है, और इसे ही तो बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स लेयर को ऐड करने को ही बोलते हैं हम लोग लेयरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
ठीक है, तो ये आपने दो दो स्टेप समझा। स्टेप नंबर 3 भी आप सुन लीजिए तो इसी एग्जाम्पल के माध्यम से। स्टेप नंबर 3 होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक लग्जरी बुटीक जैसे उसने होटल खरीदा, खरीदा ना जी, लास्ट में उसने क्या किया, जो पैसा आया उससे उसने लग्जरी बुटीक होटल खरीदा, राइट, और क्लेम कर दिए कि यह पैसा उसका सक्सेसफुल आर्ट इन्वेस्टमेंट से आया है। यही तो होता है इंटीग्रेशन। मतलब जब ब्लैक मनी फाइनली व्हाइट बनकर नॉर्मल इकोनॉमी में घुस जाता है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। समझे? तो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर सी। का मीनिंग क्या बताया कि पैसा सिस्टम में पहली बार डालना, लेयरिंग में बताया कि दोस्तों पैसा को लंबा लंबा घुमाना, और इंटीग्रेशन में बताया कि देखो पैसा को इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर देना, बिल्कुल क्लीन दिखना। ठीक है, पहले डिपॉजिट फिर घुमाओ फिर झक मारो, है ना, पैसा व्हाइट हो जाएगा, बस यही चीज है। चलिए, तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे छोटे छोटे बैंक डिपॉजिट ब्लैक कैश बैंकिंग सिस्टम में इंटर होता है, यही होता है प्लेसमेंट। लेयरिंग में हमने देखा कि देखिए सेल कंपनी, क्रिप्टो, आर्ट ऑक्शन, पैसे को कंफ्यूज करने के लिए मल्टीपल ट्रांजेक्शन हम लोग बोलते करते हैं, राइट, मल्टीपल ट्रांजेक्शन डन, तो ताकि हम लोग कंफ्यूज करवा दें, यही चीज है। और फिर लास्ट में आता है हमारा इंटीग्रेशन, यानी क्लीन मनी से जो है होटल, बिजनेस, एसेट खरीदना। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। ये हमारा जो स्टेज है इसको लेयरिंग स्टेज बोलेंगे। और लास्ट में जब मान लीजिए ये पूछता कि लास्ट में जब वो होटल खरीद रही है, बुटीक होटल अपने नाम में, लग्जरी बुटीक होटल, तो वो क्या है, तो वो हमारा कहलाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 3 स्टेज याद रखेंगे। प्लेसमेंट, पहले प्लेसमेंट आता है, फिर लेयरिंग आता है, फिर इंटीग्रेशन आता है। अब आइए अगली केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला केस स्टडी आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। ये केस स्टडी में हम बात करेंगे एक द नेटवर्क नाम के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की। तो देखिए लिखा है कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है द नेटवर्क। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन चलाने के लिए दो तरह से पैसा जमा करते हैं। ये अपने ऑपरेशन चलाने के लिए दो तरह से पैसा जमा कर रहे हैं। एक तो फेक चैरिटेबल फ्रंट है जिसका नाम रखा है इन्होंने ग्लोबल रिलीफ। इसके नाम पर छोटे छोटे डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लिखा है स्मॉल डोनेशन फ्रॉम थाउजेंड ऑफ सिंपेथेटिक इंडिविजुअल। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि इलीगल टाइमर लॉगिंग बिजनेस चलाना, यहां देखिए लिखा है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इलीगल जो है टाइमर लॉगिंग बिजनेस चला रहे हैं, राइट, ताकि एडिशनल कैश मिले। यह सब मिला के उनका पैसा करोड़ों का फंड रेडी हो जाता है। ठीक है, तो करोड़ों का फंड रेडी हो जाता है, फिर क्या करते हैं कि सीरीज ऑफ इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर सिस्टम, जैसे कि हवाला सिस्टम यूज कर रहे हैं, स्मॉल वायर ट्रांसफर यूज कर रहे हैं, राइट, ताकि पैसे को अलग अलग इंटरनेशनल कंट्रीब्यूटर से सेंट्रल हब में भेजा जा सके। तो ये हमारा केस है आपके सामने। तो दोस्तों ये ग्रुप के पास कोई इमीडिएट मिशन प्लान नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये सभी मिलियंस ऑफ डॉलर को अलग अलग हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट सीओडी खरीद रहे हैं। 6 महीने बाद क्या हुआ कि फंड को विड्रॉ किया गया एक्सप्लोजिव खरीदने के लिए, ऑपरेटिव ट्रेनिंग को पे करने के लिए और डेली रेंट उनके सेफ हाउस को पे करने के लिए। तो ये सिचुएशन है आपके सामने। सवाल ये कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द केस स्टडी विच स्टेज ऑफ द टेररिस्ट फाइनेंसिंग इज बीइंग एग्जीक्यूटेड व्हेन द नेटवर्क hold the money in the high yield saving account and certificate of deposit for 6 months before the attack. So दोस्तों ऑप्शन दे रखा है रेजिंग, मूविंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग। तो फ्रेंड्स ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग, देखिए पिछला क्वेश्चन मनी लॉन्ड्रिंग से था। मनी लॉन्ड्रिंग का हमने 3 स्टेजेस देखा, राइट, वी हैव सीन द 3 स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो एक तो आपको बताया कि देखो प्लेसमेंट होता है, फिर लेयरिंग होता है, फिर इंटीग्रेशन होता है। नाउ दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू टेररिस्ट फाइनेंसिंग और वी कॉल इट टीएफ। ठीक है, तो टीएफ का हम लोग स्टेज देख रहे हैं। तो आपको मैं स्टेज समझा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले देखिए टीएफ का पहला स्टेज होता है हमारा रेजिंग। पहला स्टेप क्या होता है, रेजिंग। अब इस एग्जांपल से समझिए कि जब फेक चैरिटी और इलीगल लॉगिंग से डोनेशन और कैश आ रहे हैं, यही तो होता है रेजिंग स्टेज। ठीक है, तो जैसे ये फेक, देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूं, ये क्या कर रहे हैं, फेक चैरिटी ले रहे हैं, राइट, ये देखिए लिखा है फेक चैरिटेबल फ्रंट। फिर और क्या कर रहे हैं, इलीगल लॉगिंग कर रहे हैं, यहां देख सकते हैं इलीगल टिम्बर लॉगिंग बिजनेस। तो ये जो दो कंडीशन है, दिस टू कंट्रीब्यूट टू रेजिंग। ठीक है, यानी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए सोर्स क्रिएट हो रहा है। फिर दूसरा काम है कि आप पैसा अलग अलग देशों से आते हैं, इसीलिए ग्रुप इनको हवाला और छोटे छोटे वायर ट्रांसफर से अपने बेस के पास एक सेंट्रल हब में भेजते हैं। पैसा अलग अलग जगह से आ रहा है ना, अलग अलग देशों से आ रहे हैं, तो हवाला सिस्टम के माध्यम से और छोटे वायर ट्रांसफर के माध्यम से अपने बेस एक पास भेज रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है क्या, रेजिंग के बाद आता है मूविंग। ठीक है, मूविंग का मतलब कि फंडिंग को कंट्रीब्यूटर से उठाकर अपने कंट्रोल एरिया तक पहुंचाना। तो जैसे ये देखिए, ये है हमारे कंट्रीब्यूटर, ये कंट्रीब्यूटर है, फंडिंग को हमने कंट्रीब्यूटर से उठाया और कहां पे डाला, स्मॉल एरियाज में, राइट, छोटे एरिया में, राइट, फंडिंग को कंट्रीब्यूशन से उठा के अपने कंट्रोल एरिया, स्मॉल एरिया बोले या कंट्रोल एरिया तक पहुंचाना। दिस इज कॉल्ड फंडिंग, मूविंग, सॉरी। तो पहले रेजिंग बताया कि फेक चैरिटी या इलीगल लॉगिंग से डोनेशन और कैश ले रहे हैं। ठीक है, फिर हमने आपको मूविंग बताया,
कंट्रीब्यूटर से जो है स्मॉल एरिया यानी कि कंट्रोल एरिया में पैसा लाना। फिर आता है दोस्तों मेन क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेज है जब नेटवर्क जो है वो 6 महीने तक पैसे को सेविंग अकाउंट और सीडी में पार्क करता है, यही ना कर रहा है जी। तो दोस्तों समझिए, पैसा टेम्पोरली पार्क करना, राइट, उसको यूज नहीं करना, बस रख कर वेट करना जब तक अटैक या ऑपरेशन का टाइम नहीं आ जाता, इसी को कहा जाता है स्टोरिंग। ये तीसरा स्टेज होता है, समझे। तो दोस्तों इस केस स्टडी में एग्जैक्टली यही ना हुआ है कि पैसा को क्या किया, हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में रखा, पैसा को हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में रखा, फिर शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया और 6 मंथ तक कुछ भी स्पेंड नहीं किया, 6 मंथ तक नो स्पेंडिंग। तो ये 100% जो है ना स्टोरिंग वाला स्टेज है। अब जब टेररिस्ट ग्रुप फंड को सेफ और डॉर्मेंट रखते हैं जब तक जरूरत ना पड़ जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, रेजिंग पहला लिखा है, रेजिंग नहीं होगा क्योंकि रेजिंग को तो फेक चैरिटी और इलीगल लॉगिंग में पहले हो चुका है। फिर मूविंग भी नहीं होगा कि मूविंग स्टेज तब होता है जब हवाला और वायर ट्रांसफर से पैसा एक सेंट्रल हब तक पहुंचाया जाता है। मैंने आपको बताया है, ये देख लीजिए क्या होता है मूविंग में कि जो आपका कंट्रीब्यूटर है फंडिंग वहां से कंट्रीब्यूटर से सेंट्रल एरिया में आता है, इसी को मूविंग बोलते हैं। और यूजिंग भी नहीं होगा, यूजिंग तब स्टार्ट होता है जब वो पैसा एक्सप्लोजिव खरीदने में, यूजिंग कब होता है जी, जब जो पैसा है वो एक्सप्लोजिव खरीदने में या ट्रेनिंग में या मान लीजिए सेफ हाउस के रेंट में, राइट, खर्च किया जाता है। ये सब बाद में हुआ है। तो इसका सही जवाब है स्टोरिंग, मतलब रुको मत, स्टोर यूज। रेजिंग मतलब पैसा उठाना, मूविंग मतलब पैसा ट्रांसफर करना, स्टोरिंग मतलब कि पैसे को पार करके रखना। आप जेआईबी मई 2026 के लिए यदि प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप कर रहे हैं फ्रेंड्स, यदि आपको एक ऐसे सोर्स की रिक्वायरमेंट है जहां पे आपको डे वाइज आप यदि सोच में है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो फ्रेंड्स अभी मैं बता दूं, अभी एकदम परफेक्ट टाइम है, राइट, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का और उसको एकदम गति देने का। कुल मिलाकर 4 महीना बचा रह गया है और जरूरी इस बात की है कि हम डेली बेसिस पर एक नई यूनिट कवर करते जाएं। मैकमिलन बुक हमारा होली ग्रंथ है। मैकमिलन बुक के कंटेंट को हम आसान भाषा में वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, उस पर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि दोस्तों आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। और दोस्तों एक बहुत ही नॉमिनल सा छोटा सा फी रखा गया है एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। इफ यू वांट टू गेन एक्सेस टू दैट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। और डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों कोर्स का लिंक अवेलेबल है, इसका नाम है जेआईबी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। सब कुछ आपको मिलता है। शुरुआत में दोस्तों आपको डेली पीडीएफ, डेली एमसीक्यूज, डेली वीडियोस, डेली क्विजेस और लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम से 1 महीना पहले आता है तो आपको कैप्सूल कंटेंट मिलता है। कंप्लीट होल हार्टेडली प्रिपरेशन आपको होता है और जिसके माध्यम से बहुत सारे एस्पिरेंट ने पहले भी जेआईबी एग्जामिनेशन को क्लैरिफाई किया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हम बात करेंगे ट्रस्ट फर्स्ट बैंक की। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रस्ट फर्स्ट बैंक, ठीक है, जिसे रेगुलेटर ने वार्निंग दी थी कि उनके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम आउटडेटेड हो चुके हैं। तो रेगुलेटर ने क्या वार्निंग दी कि इनका जो एएमएल प्रोटोकॉल है ये आउटडेट हो चुका है, ठीक है। तो बैंक का जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको बोला गया कि देखो नए आरबीआई केवाईसी रूल के हिसाब से पूरी पॉलिसी को अपडेट करो, अपडेटिंग द केवाईसी पॉलिसी। अच्छा, फिर कहा कि स्पेशली बिकॉज बैंक ने अब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस भी शुरू कर दिया है, राइट, बैंक हैव एक्सपेंडेड इनटू द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिजनेस लाइन। फिर प्रिंसिपल ऑफिसर ने एक डिटेल्ड केवाईसी पॉलिसी ड्राफ्ट की, ठीक है, उसमें कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी आया, कैसे क्लाइंट चूज करेंगे, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर आया कि आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करेंगे, दोनों का दोनों क्लियरली मेंशन किया गया कि सीएपी क्या होगा, सीआईपी क्या होगा, राइट, दोनों क्लियरली मेंशन किया। बोर्ड ने एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, क्या लिया जी, कि पॉलिसी को हर 6 महीना रिव्यू करेंगे, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट शुड बी इवैल्यूएटेड एवरी 6 मंथ। ये डिसीजन लिया क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो बिजनेस हाई रिस्क बिजनेस है, नॉर्मल रिव्यू साल में 1 बार रिक्वायर्ड है, राइट। तो दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि बेस्ड ऑन द सिनेरियो, ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफिसर इज करेक्टली आइडेंटिफाइड एज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द केवाईसी पॉलिसी अपडेटेड। The bank is violating guideline by splitting the KYC policy and AML safety policy into 2 distinct documents. C कह रहा है कि the decision to review the policy every 6 months is compliant as the at least 1 year is the minimum frequency. फिर B कह रहा है कि entering a new business line is valid event that necessitated a review of the existing KYC policy. तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। बैंक ने अपने फ्रेमवर्क को 2 डिस्टिंक्ट डॉक्यूमेंट में स्प्लिट किया, एक तो फोकस्ड आइडेंटिटी एंड ड्यू डिलिजेंस और दूसरा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्टिंग। तो अब दोस्तों क्या है कि प्रिंसिपल ऑफिसर ने डिटेल केवाईसी पॉलिसी ड्राफ्ट की, इसमें सीएपी लिखा हुआ है, सीआईपी लिखा हुआ है। बोर्ड ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि पॉलिसी को हर 6 महीना रिव्यू करना है। बैंक ने क्लैरिटी का एक और काम किया, केवाईसी पॉलिसी और एएमएल सीएफटी पॉलिसी को 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट में स्प्लिट कर दिया। एक फोकस कर रहा था आइडेंटिटी पे और दूसरे फोकस कर रहा था मॉनिटरिंग पे। अब दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि कौन सा कथन गलत है,
ठीक है, चलिए जी समझते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। क्या कर रहा है कि देखो, प्रिंसिपल ऑफिसर वो ऑफिसर होता है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर चार अलग अलग कंसेप्ट हैं। यही तो खासियत है हमारे एक क्वेश्चन की, आप चार डिफरेंट कंसेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफिसर का कह रहा है कि ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि केवाईसी पॉलिसी को अपडेट और रेलिवेंट रखता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात तो कर रहा है। केवाईसी प्रिंसिपल ऑफिसर ही वो आदमी होता है जो केवाईसी पॉलिसी को अपडेट रखता है और क्या करता है दोस्तों, रेलिवेंट बनाए रखता है। केवाईसी पॉलिसी को रेलिवेंट बनाए रखता है, रेगुलेटरी चेंजेस इनकॉर्पोरेट करता है। राइट, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बी की बात कर ले। तो दोस्तों बी, इफ यू टॉक अबाउट द बी, द बैंक इज वायलेटिंग गाइडलाइन बाय स्प्लिटिंग द केवाईसी पॉलिसी इनटू टू डिस्टिंक्ट डॉक्यूमेंट। देखिए दोस्तों बी कर रहा है कि देखो बी गलत कर रहा है क्योंकि उसने केवाईसी और एएमएल सीएफटी को दो डॉक्यूमेंट में स्प्लिट किया। लेकिन दोस्तों गाइडलाइन क्लियरली कहता है कि देखो, सब कुछ बैंक ऐसी होती है ना जो दो सेपरेट डॉक्यूमेंट मेंटेन करती है, दो सेपरेट डॉक्यूमेंट मेंटेन करती है। पहला वाला केवाईसी पॉलिसी और दूसरा वाला बोलती है कि एएमएल एएमएल सीएफटी पॉलिसी, एएमएल सीएफटी पॉलिसी। तो केवाईसी पॉलिसी है किससे रिलेटेड, आइडेंटिटी से रिलेटेड या ड्यू डिलीजेंस से रिलेटेड, और एएमएल सीएफटी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, मॉनिटरिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग, और बोलता है कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हैंडलिंग, एसटीआर वाला केस। तो ये बिल्कुल सही है और गाइडलाइन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जो बी कर रहा है ना कि गाइडलाइन के खिलाफ है, वो गलत है। अच्छा सी क्या कर रहा है कि द डिसीजन टू रिव्यू द पॉलिसी एवरी 6 मंथ इज कंप्लाइंट एज द लिस्ट 1 ईयर इज रूल इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों सी भी सही है हमारा, क्योंकि देखिए गाइडलाइन में साफ साफ बोला है कि रिव्यू एटलीस्ट वंस सही है, रिव्यू एटलीस्ट वंस, साफ साफ बोला है। एटलीस्ट का मतलब कि आप साल में एक बार तो मिनिमम रिव्यू करो, या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रख सकते हो। तो बैंक का जो 6 महीना का फ्रीक्वेंसी है फुल्ली कॉम्प्लायंस है, स्पेसिफिकली क्रिप्टो जैसे हाई रिस्क बिजनेस के लिए। फिर डी की बात कर लें तो देखिए गाइडलाइन के हिसाब से नया बिजनेस में इंटर करना केवाईसी पॉलिसी रिव्यू का इमीडिएट ट्रिगर होता है। समझे, क्रिप्टो से बैंक रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गई, इसीलिए रिव्यू बिल्कुल जस्टिफाइड है, करना ही करना है। तो गलत कौन सा है, तो बी नंबर गलत है। समझे, तो याद रखेंगे इसका, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं याद रखने का। इसको ऐसे याद रखिए, PO12, ठीक है, देयर इज अ रूल, देयर इज अ ट्रिक टू रिमेंबर। PO12 रूल मतलब क्या हुआ, पी से हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफिसर, ठीक है, ये पॉलिसी अपडेट का बॉस होता है। समझे, ये क्या करता है दोस्तों, पॉलिसी अपडेट का बॉस होता है। उसके बाद ओ हो गया हमारा वंस अ ईयर मिनिमम, मतलब कि साल में एक बार कम से कम होना चाहिए, और इससे फ्रिक्वेंटली हो तो अच्छी बात है। फिर लिखा है कि वन, वन से हो गया वन न्यू बिजनेस लाइन, वन न्यू बिजनेस लाइन। तो ये हमारा पॉलिसी रिव्यू को ट्रिगर करेगा, वन न्यू बिजनेस लाइन। और टू मतलब हो गया कि टू सेपरेट डॉक्यूमेंट, टू सेपरेट डॉक्यूमेंट, एएमएल वाला अलग होगा, केवाईसी वाला अलग होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफिसर केवाईसी पॉलिसी अपडेट का इंचार्ज होता है, 6 मंथ रिव्यू अलॉट है, न्यू क्रिप्टो बिजनेस में पॉलिसी रिव्यू किया जाएगा, और एएमएल और केवाईसी अलग अलग होगा। चलिए ये चीज हमने सीखा। अब दोस्तों आपके सामने एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। तो एक तरफ एएमएल के फंक्शनरी है, दूसरी तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्रीब्यूट दी गई है, आपको मैच करना है। पहले लिखा है डीडी यानी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, एक्ट एज अ लाइसेंस विथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड रिपोर्ट टू एफआईयू आईएनडी। बी कर रहा है प्रिंसिपल ऑफिसर, responsible for overall compliance of PMLA obligation and ensure that bank has a skilled staff. AML team conduct day-to-day money laundering, terror financing risk assessment and assist in the customer risk categorization. ऑप्शन दे रखा है 1 का 1 2 3 2 1 3, फिर दे रखा है कि 3 2 1 2 3 1। बताइए किसको किससे लिंक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डीडी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद डीडी, प्लीज अंडरस्टैंड कंसेप्ट यहां से क्लियर होगा कि डीडी का क्या रोल होता है। डीडी को क्या बोलते हैं दोस्तों, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। तो ये टॉप लेवल बंदा होता है, समझे, ये जो होता है टॉप लेवल बंदा होता है, जैसे कि एमडी हो गए, जैसे कि आपके सीईओ हो गए, जैसे कि हमारे मैनेजिंग पार्टनर है, ट्रस्टी है, राइट, चेयरमैन है। तो इसका काम है कि दोस्तों आपका हाई लेवल मॉनिटरिंग करें, इसका काम है दोस्तों कि आप हाई लेवल मॉनिटरिंग करें, राइट, फर्स्ट पॉइंट। और ये इंश्योर करता है कि सिस्टम कंट्रोल प्रोसेस एंड स्ट्रांग रहे, और बैंक के पास जो एएमएल केवाईसी राइट हैंडल करने के लिए स्किल्ड स्टाफ है, बैंक के पास एएमएल केवाईसी हैंडल करने के लिए स्किल्ड स्टाफ हो, यानी ओवरऑल कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओवरऑल बोले तो जो इनकी कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीडी की होती है। फिर आता है हमारा पीओ। पीओ कौन होता है, पीओ होता है प्रिंसिपल ऑफिसर।
तो ये बैंक का मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, MLRO होता है, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसका मेन काम है FIUIND को रिपोर्ट भेजना। किसको रिपोर्ट भेजेगा? FIUIND को रिपोर्ट भेजेगा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और STR CTR सबमिशन को हैंडल करेगा और सस्पिशियस केस को फॉरवर्ड करेगा। तो MLRO को रिपोर्ट भेजता है, पहला काम क्या बताया, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है ये, और FIUIND को रिपोर्ट भेजेगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, STR CTR सबमिशन को हैंडल करेगा, सस्पिशियस केस फॉरवर्ड करेगा, यानी रिपोर्टिंग और लाइसेंस का बॉस होता है, समझे। तो 2 का किससे मैच हो जाएगा? 2 मैच हो जाएगा हमारा 1 से, और पहला वाला किससे मैच हो जाएगा? टॉप लेवल बंदा बताया ना, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा 2, 1 का 2, 2 का 1, और जो हमारा 3 है वो AML टीम की बात हो रही है। AML टीम ग्राउंड लेवल ऑफिशियल यूनिट होता है। तो जब हम AML टीम की बात करते हैं ना, ये जो होते हैं ग्राउंड लेवल पे होते हैं, दे आर एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है। डेली रिस्क असेसमेंट, कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन, ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग, रेड फ्लैग अलर्ट चेक करना। तो 3 का 3 हो जाएगा, समझे। इसका सही जवाब है 2 1 3, समझे। तो हमने क्या सीखा दोस्तों कि डेजिग्नेटेड डायरेक्टर बिग बॉस होता है, सिस्टम और स्टाफ चेक करेगा, प्रिंसिपल ऑफिसर रिपोर्टिंग बॉस होता है, FIUIND लिंक है, फिर AML टीम जो होती है ऑपरेशनल टीम होती है, रिस्क और मॉनिटरिंग वर्क करती है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखिए, जो डायरेक्टर होता है वो सिस्टम से डील करता है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है वो रिपोर्टिंग को डील करता है, और जो AML टीम होती है वो ऑपरेशन को डील करती है। सिस्टम, रिपोर्टिंग और ऑपरेशन, बस ये 3 लेटर याद रखिए। तो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जो होते हैं सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफिसर रिपोर्टिंग, AML टीम ऑपरेशन। चलिए अगले आगे कंसेप्ट की ओर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेट वाइड बैंक। तो क्या कर रहा है दोस्तों, स्टेट वाइड बैंक अपना CTR टाइम पर सबमिट नहीं कर पाया, रिपोर्ट 15 तक जाना था, लेकिन एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से रिपोर्ट 12 दिन लेट सबमिट की गई। तो वही कर रहा है कि देखो स्टेट वाइड बैंक है, इसको मंथली CTR जो है 15 तारीख तक भेजना था, अगले महीने तक, लेकिन ये बैंक अब टाइमली रिपोर्ट नहीं कर पाई। फिर FIUIND के डायरेक्टर ने डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को नोटिस दिया, प्रिंसिपल ऑफिसर को नोटिस दिया और काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का डिसाइड किया। तो क्योंकि बैंक पहले भी रिपोर्टिंग सिस्टम पर एक वार्निंग इग्नोर कर चुका था, डायरेक्टर ने बोला कि देखो मैक्सिमम पेनल्टी लगाएंगे और हर दिन को एक सेपरेट वायलेशन माना जाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों कि एज अ रिजल्ट डायरेक्टर डिसाइडेड टू इंपोज द मैक्सिमम मॉनेटरी पेनल्टी। सवाल कर रहा है कि बेस्ड ऑन द सिनेरियो एंड द प्रोविजन ऑफ द PMLA, व्हाट इज द मैक्सिमम मॉनेटरी पेनल्टी दैट कैन बी डायरेक्टर FIUIND कैन इंपोज ऑन द स्टेट वाइड बैंक। मतलब इस बैंक पे मैक्सिमम मॉनेटरी पेनल्टी PMLA के प्रोविजन के अनुसार कितना लग सकता है, डायरेक्टर कितना लगा सकती है फॉर द 12 डे डिले, बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है 1 लाख, 1,20,000, 12 लाख या 10,000। अब समझिए PMLA का जो पेनल्टी रूल है वो थोड़ा समझा देता हूं दोस्तों मैं आपको, बेसिक कंसेप्ट है। PMLA पेनल्टी रूल क्या कहता है दोस्तों कि देखिए इसको पहले कहा जाता है पर डे इज इक्वल टू पर वायलेशन, यानी एक दिन बराबर एक वायलेशन होता है। PMLA क्लियरली बोलता है कि हर दिन का डिले एक अलग वायलेशन है। तो मतलब कि आपने 12 दिन यदि डिले किया, 12 डेज जो आपने डिले किया, तो ये क्या हो जाएगा, 12 वायलेशन माना जाएगा ना, दिस विल बी 12 वायलेशन। तो पेनल्टी का जो रेंज है वो बोलता है कि देखो मिनिमम 10,000 होगा और मैक्सिमम बोलता है कि 1 लाख होगा, मतलब इसी रेंज में रहेगा पेनल्टी, 10K टू 1 लाख, दिस विल बी द रेंज। तो डायरेक्टर ने मैक्सिमम चूज किया है, राइट। डायरेक्टर ने क्या चूज किया, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 12 गुने 1 लाख, यानी कि 12 लाख। ये आपको पता होना चाहिए, 10,000 से लेके 1 लाख पर दिन के हिसाब से यही मैक्सिमम पेनल्टी बनती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो डिले हुआ 12 दिन, हर दिन एक वायलेशन है, मैक्सिमम फाइन पर डे होता है 1 लाख का, तो टोटल जो हो जाएगा वो 12 लाख हो जाएगा, समझे। तो 1 डे इज इक्वल टू 1 फाइन, बस ये रूल याद रखिए, 1 डे यदि लेट होता है तो 1 फाइन माना जाएगा, जितना दिन डिले उतना लाख बढ़ेगा, समझे। तो CTR 15 तारीख तक ड्यू था, आपको 12 दिन लेट सबमिट किया, तो PMLA पेनल्टी 10,000 से लेकर 1 लाख तक होता है। FIUIND ने डायरेक्ट मैक्सिमम पेनल्टी लिया तो 12 लाख हो जाएगा, सिंपल सा रूल है। तो रूल पता होना चाहिए, सब कुछ बनेगा। तो हमने अभी तक 5 सेट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, इस तरह के PDF को प्रैक्टिस करने के लिए रिक्वायरमेंट हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे ऐप में डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लैब का लिंक मिला है, वहां पे जाके आप इस तरह के PDF को एक्सेस कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। ये भी हमारा मैच द रिपोर्ट टाइम, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए
एक तरफ रिपोर्ट टाइप लिखा हुआ है, एक तरफ प्रिस्क्राइब रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है। तो जैसे देखिए सीटीआर लिखा है, सीवीडब्ल्यूटीआर लिखा है, एनटीआर लिखा है, सीसीआर लिखा है, और इसका रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है वो बताना है। चलिए तो पहले सीटीआर से स्टार्ट करते हैं। सीटीआर कब फाइल होता है? कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन लिखा है कि ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ फोर्ज्ड एंड काउंटरफीट बैंक नोट रिसीव्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, इंडिविजुअल और integrally connected transaction aggregating to 10 lakh or more in a month, transfer of more than 5 lakh where either the origin or destination is in India। तो सीटीआर कब फाइल होता है दोस्तों? आपको पता होगा कि जो हमारा कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होता है, यू नो इट वेरी वेल दैट सीटीआर 10 लाख या उससे ज्यादा के लिए होता है। और यहां पे जो है इंटीग्रली कनेक्टेड, मतलब इंटीग्रली कनेक्टेड ट्रांजेक्शन मिलके 10 लाख प्लस हो जाए तो ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक 2 लाख का ट्रांजेक्शन है, एक 3 लाख का ट्रांजेक्शन है, एक 5 लाख का ट्रांजेक्शन सेम महीने में, तो 10 लाख से ज्यादा हो गया, हम 10 लाख हो गया ना, ठीक है। तो ये वाला केस में हमारा सीटीआर फाइल होता है। तो यदि हम ऑप्शन को देखें तो पहला लिंक हो जाएगा दोस्तों किससे? पहला लिंक हो जाएगा 3 से, इंडिविजुअल और इंटीग्रली कनेक्टेड ट्रांजेक्शन अमाउंटेड टू 10 लाख इन अ मंथ। फिर सीवीडब्ल्यू 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन का ऑरिजिन या ट्रांजेक्शन का डेस्टिनेशन भारत होना चाहिए। तो सीवीडब्ल्यूटीआर का जो ऑरिजिन है या जो डेस्टिनेशन है वो क्या होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, समझे? ये यानी इंडिया से बाहर का से इंडिया से बाहर के से या इंडिया के बाहर तक जा रहा पैसा। तो 2 किससे मैच हो जाएगा? 2 मैच हो जाएगा हमारा 4 से, ठीक है। फिर लिखता है एनटीआर। एनटीआर क्या होती है आपको पता होगा? एनटीआर होता है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। एन से हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो आपको पता होगा कि हमारे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनको 10 लाख से ज्यादा रिसीट यदि मिलता है, चाहे इंडियन हो या फॉरेन कंट्रीब्यूटर हो, तो वो हमारा एनटीआर कहलाता है। रिसीट बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर देन 10 लाख और इक्विवेलेंट। तो 3 का हो जाएगा हमारा 2। लास्ट में कह रहे हैं दोस्तों काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट, इसको बोलते हैं सीसीआर। तो इसमें कोई थ्रेशोल्ड ही नहीं होता, एक फोर्ज नोट भी डिटेक्ट हो जाए तो रिपोर्ट करना ही करना है, इसमें कोई टॉलरेंस नहीं होता, ठीक है। तो C4 का हो जाएगा 1, तो 3-4-2-1 ऑर्डर रहेगा। तो दोस्तों हमने क्या सीखा? सीटीआर का जो लिमिट होता है 10 लाख होता है, ठीक है। सीवीडब्ल्यूटीआर का 5 लाख होता है, एनपीओ में 10 लाख होता है एनटीआर में, और सीसीआर में कोई भी फोर्ज नोट आ जाएगा तो होगा। तो इसको ऐसे याद रखिए, एक रूल बता देता हूं आपको याद रखने का। 10, 5, 10, 0। ये 10 हो गया सीटीआर के लिए, 5 है सीवीडब्ल्यूटीआर के लिए, ये 10 है एनटीआर के लिए, और 0 है कपबोर्ड के लिए। 0 है थ्रेशोल्ड। तो कैश 10, क्रॉस ये क्रॉस 5 एंड चैरिटी 10, ठीक है। प्लीज याद रखिए, एक ही में 5 है, मैक्सिमम में 10 है। 5 किस में है? चैरिटी वाले में, क्रॉस वाले में। अब देखिए दोस्तों केस स्टडी आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है कि देखो इलाइट ग्लोबल बैंक नाम का एक बैंक है, वो अपनी रूटीन यूएनएससी स्क्रीनिंग चला रहा था, ठीक है। यूएनएससी इनका स्क्रीनिंग होता है, वो चला रहे थे। मिस्टर जेड जिनका नाम अभी अभी यूएनएससी 1988 सैंक्शन लिस्ट में ऐड हुआ है, इसका जी मिस्टर जेड का नाम अभी अभी 1988 के सैंक्शन लिस्ट में ऐड हुआ है, राइट। और एक बेसिकली तालिबान रिलेटेड में ऐड हुआ है। कंप्लायंस ऑफिसर चेक करता है और पता चलता है कि देखो मिस्टर जेड के पास एक सेविंग अकाउंट है और एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी है। जूनियर क्लर्क सजेस्ट करता है कि देखो सर मिस्टर जेड को बोल देते हैं कि अकाउंट क्लोज कर दें, पैसा निकालने, हम भी सेफ है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफिसर तुरंत रोक देता है क्योंकि यूएपीए नोटिफिकेशन 2021 के रूल बिल्कुल क्लियर है। ऐसे केस में कस्टमर को इन्फॉर्म करना है अलाउड होता है। तो सवाल ये कर रहा है कि दोस्तों इस सिनेरियो में व्हाट इज द लीगली मैंडेटेड कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इलाइट ग्लोबल बैंक रिगार्डिंग मिस्टर जेड अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दिक्कत क्या है कि सबसे पहले इसका नाम जो आ गया है 1988 की सैंक्शन लिस्ट में आ गया है और तालिबान के साथ इनका फाइनेंशियल एसोसिएशन है। कंप्लायंस ऑफिसर ने कंफर्म किया मिस्टर जेड जो है बैंक के साथ सेविंग और एफडी रख रहा है। बैंक के जूनियर क्लर्क ने बोला कि चलो बैंक को इमीडिएटली कांटेक्ट करो मिस्टर जेड को और उनको अकाउंट बंद करने बोलो। तो आप दोस्तों सवाल क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द लीगल मैंडेटरी कोर्स? ऑप्शन नहीं कर रहा है अलाउ मिस्टर जेड टू विड्रॉ द फंड, यानी मिस्टर जेड जो है वो पैसा विड्रॉ कर ले। फिर कर रहा है कि इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द यूएन मैच एंड प्रोवाइड इन 3 days टू प्रूव हिज इनोसेंस। सी कर रहा है कि रिपोर्ट द अकाउंट डायरेक्टली टू एफआईयू इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ट्रांसफर द फंड टू सस्पेंस अकाउंट
एंड वेट फॉर द नेक्स्ट एनुअल टर्म ऑडिट। क्या लगता है दोस्तों? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जूनियर क्लर्क क्या बोल रहा है कि सर मिस्टर जेड को बोल देते हैं कि अकाउंट क्लोज कर ले, पैसा निकाल ले। तो दोस्तों बैंक ने लीगली करेक्ट एक्शन क्या होना चाहिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो की कंसेप्ट है वो है डुअल रिपोर्टिंग। प्लीज नोट इट डाउन। आपके बुक में ये चीज दिया गया है, मैं इसको समझा देता हूँ कि ये डुअल रिपोर्टिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, बैंक को तुरंत इमेरियो आईएनडी को और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में भी सीटीसीआर वाला डिपार्टमेंट को, ये मैंडेटरी है, यूएपीए नोटिफिकेशन का डायरेक्ट रूल है। फिर बैंक जो है अपनी अकाउंट अपने आप फ्रीज नहीं कर सकता। फ्रीज करना बैंक का डिसीजन नहीं होता, एमएचए ऑर्डर के बेसिस पर फ्रीजिंग होती है। बैंक बस कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं करेगा, कोई ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं करेगा और एमएचए के फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। द क्वेश्चन इज व्हाई ए इज इलीगल। यदि हम ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें तो यहाँ क्या कर रहा है कि आप अकाउंट क्लोज कर लो, पैसा ले जाओ, ये सबसे बड़ा वॉयलेशन है। दिस इज द बिगेस्ट वॉयलेशन। टेरर लिंक फंड को फ्री मूवमेंट देना प्रोहिबिटेड है, इसलिए बैंक को ह्यूज पेनल्टी और क्रिमिनल फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। फिर बी कर रहा है, बी क्यों इलीगल है? क्योंकि दोस्तों कस्टमर को इन्फॉर्म करना, टिपिंग ऑफ पीएमएलए एंड यूएपीए, ये इसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। टिपिंग ऑफ तो करना ही नहीं है। फिर डी क्या कर रहा है? हाँ, सी नंबर सही है। डी कर रहा है कि ट्रांसफर द फंड टू सस्पेंस अकाउंट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट आरबीआई ऑडिट। अब बताइए, आरबीआई ऑडिट का वेट करना, आपको पता होगा यूएपीए 2021 के इमीडिएट रिपोर्टिंग रूल का डायरेक्ट वायलेशन है। हमने क्या सीखा कि देखो, दो दो आदमी को रिपोर्ट करना है। एक तो आपको एमएचए को रिपोर्ट करना है हाउस एंड, और दूसरा आपको रिपोर्ट करना है एफआईयू आईएनडी को। फ्रीज करो एमएचए ऑर्डर के बाद, और नो टिप, स्टिप देना ही नहीं है, समझे, ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, मिस्टर जेड यूएनएससी 1988 के सैंक्शन लिस्ट में है। बैंक उसको फंड विड्रॉ करने नहीं दे सकती, बैंक उसको अलर्ट के बारे में नहीं बता सकती। बैंक एफआईयू आईएनडी और एमएचए को रिपोर्ट करेगी। फ्रीजिंग करना भी है तो एमएचए के इंस्ट्रक्शन पे करना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने